अच्छा जी, तो क्वेश्चन है जी हमारा ये, अगर हम देखें तो ये ओ लेवल अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर का हमारा सवाल है। और ए लेवल में भी आता है इसका सवाल, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर ओ लेवल अकाउंटिंग में। और हमारा क्वेश्चन कब आया हुआ है देखते हैं हम। बेटा ये आपका आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 22-23 में। अक्टूबर नवंबर 22-23 में, अभी रिसेंट, तो पिछले साल अक्टूबर नवंबर का पेपर हुआ है। 230 पेज है, 22-23 वेरिएंट है। 22-23, 22 ईयर है, 23 वेरिएंट है। कहते जी, अनिका owns property which she rents out to university students. She has made a consistent profit for each year she has been in business. Her trial balance was as follows: capital दिया हुआ है, rent received है, general expenses हैं, बैंक है, rates, insurance, repair, drawings, non current assets at cost दिए हुए, provision दी हुई है। addition information में कहता है at 31st August rent received 8100 has been paid in advance. रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो ये आप बेसिकली रेंट रिसीव में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अनअर्न इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। जनरल एक्सपेंसेस भी कहते हैं पेड इन एडवांस है, और रेट्स 3400 की ओइंग है। इंश्योरेंस 1800 की फॉर द 15 मंथ्स पीरियड एंडिंग 30th नवंबर दी हुई है। एक्सपेंडिचर ऑफ 9000 फॉर न्यू फिटिंग्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन रिपेयर्स। और डेप्रिसिएशन कहता है प्रीमिसेस पे बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन कॉस्ट ईच ईयर ओवर ए 50-year पीरियड, और फिटिंग पे है 20% पर एनम बाय द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिटिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ परचेज। बनानी है आपने क्या है जी, इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपने लिखना है जी कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये सर्विस बिजनेस का क्वेश्चन है। यही है, सर्विस बिजनेस का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। और सर्विस बिजनेस का मतलब है कि यू आर बेसिकली प्रोवाइड सर्विसेज टू द कम्युनिटी। या आप लॉयर हैं, या आप डॉक्टर हैं, ठीक है जी, डॉक्टर, लॉयर, इनकी जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है जी। आप अकाउंटेंट हैं, उसकी भी सर्विसेज होती है अकाउंटेंट की। टीचर, बिल्कुल सही, टीचर, यस। तो याद रखिएगा कि these are the people who provide services to the community, and their income, whatever they earn, that is basically their sales, that is basically known as their income. इनकी कोई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें ज़रा कोई इन्वेंट्रीज नहीं है मुझे। मैं इन्वेंट्री थोड़ी बेचता हूँ, तो पढ़ाता हूँ। मेरी जो इनकम, फ्री इनकम है, वही मेरी इनकम है। और मैं फ्री इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। देयर विल बी नो सेल्स, there will be no cost of sales, there will be no opening inventory, no purchases, no closing inventory, no gross profit. Just we need to subtract income from expenses from income, and you will get the answer for the profit. Let's prepare the income statement of a service business. कि हम उसकी इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, जिसमें ना सेल्स होंगी ना कॉस्ट ऑफ सेल्स होंगी, सिर्फ आपकी इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपके पास जो इनकम इसमें दी हुई है, अगर आप गौर करें तो इनकम में आपके पास सिर्फ रेंट रिसीव्ड इनकम है, कितनी, 162,000 की। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, और मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा इनकम, इनकम्स या इनकम जो भी कह लें, और उसके अंदर आपका बेटा आ जाएगा रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड या रिसीवेबल जो भी कह लें। हाँ बोले, देयर इज नो सेल्स। बेटा लॉयर कौन सी सेल करता है, कौन सी चीजें बेचता है लॉयर? टीचर कौन सी चीजें बेचता है? डॉक्टर कौन सी चीजें बेचता है? they just get their fee income, and they subtract expenses from the whatever they receive, and they subtract expenses to get profit. Rent received आपको बेटा दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए अगर आप, तो वो आपका रेंट रिसीव कैसे होगा, अभी बताता हूँ। RECEIVED ये दिया हुआ है 162,000 का। नॉर्मली जो सोल ट्रेडर के क्वेश्चन है ना, उन्होंने इसमें लिखा होता है रेंट रिसीवेबल 162,000। ये रेंट रिसीवेबल बेसिकली रेंट रिसीव्ड ही है, ये वो पैसा है जो आपको बेसिकली 162,000 का मिल गया है, या इस साल रिसीव हुआ है, तो हम इसको रेंट रिसीव्ड ही कंसिडर कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो अनिका का बिजनेस है क्या, दे ओन प्रॉपर्टी, और उसको क्या करती है, रेंट आउट करती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। यानी मेरा जो है वो क्या है, हॉस्टल है लड़कियों का हॉस्टल है, और वो मैं रेंट पे देता हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, और उसी से मेरा प्रॉपर्टी रेंटल से मेरा गुजारा होता है। तो रेंट रिसीव 162,000 है, लेकिन उसमें से एक लड़की ने मुझे
8,100 पे कर दिया था, किसमें? एडवांस में पे कर दिया। वो मेरी इस साल की इनकम नहीं है, वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो मैं इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। 162,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 8,100। कितना आपका आंसर आ जाएगा? दैट इज योर रेंट रिसीव्ड इनकम। क्योंकि 8,100 जो है वो अनअर्न इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न इनकम, या यूं कह लो इनकम अर्न बट, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। मिल गई, कमाई नहीं है। 153900 हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और कोई इनकम फिलहाल इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं दी थी आपको, तो अब हम इसमें से क्या कर देंगे? एक्सपेंसेस जो है उसको माइनस कर देंगे। बेटा 3 कॉलम की जरूरत नहीं होती। पहली तो बात ये, दूसरी बात ये कि ये फाइनल अकाउंट्स वाली ही है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि हम सर्विस बिजनेस के वाले से बात कर रहे हैं, इसमें कोई सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है। इसके लिए हम जो है वो अकाउंट बनाए और 3-3 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। और ये सवाल जो है वो मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ, अक्टूबर नवंबर 22-23 वेरिएंट में आपके पेपर में है। अब अगर अनफॉर्चुनेटली आपके टीचर ने नहीं करवाया हुआ, या आपके टीचरों ने नहीं करवाया हुआ, तो मुझे तो सारा पता ही है, आप भी समझ जाए जी। आगे चलते हैं हम। तो इनकम जो है ना हमारी, ये सर्विस बिजनेस का फाइनल अकाउंट, ये ट्रेडिंग बिजनेस का फाइनल अकाउंट नहीं है। इसमें आप चीजें बनाते हैं या खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, नहीं। यू जस्ट प्रोवाइड सर्विसेज और उसके बदले आपको फी मिलती है, ये रेंट मिलता है, और उसमें से आप एक्सपेंसेस अपने माइनस कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले करते थे। बिकॉज देयर इज नो सेल्स, देयर इज नो परचेजेस, नो ओपनिंग इन्वेंटरी एंड नो क्लोजिंग इन्वेंटरी। बेटा मुझे बताएंगे ग्रीन हॉल अकेडमी कौन सी ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी है? कौन सी परचेज है इनकी? नहीं। इनकी फी इनकम जो रिसीव होती है वही इनकी इनकम रिसीव्ड है, और एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे हमारी सैलरी वगैरह जो भी है, खर्चे, टी का, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। दैट काइंड ऑफ बिजनेस हमारा ये है। और इसका सवाल हमारा अक्टूबर नवंबर 22 में और ये 23 वेरिएंट में हमारा आया था। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर हैविंग ए क्वेश्चन ऑफ सर्विस बिजनेस इन ओ लेवल। दिस हैज बीन द फर्स्ट टाइम। तो सर अब सवाल आपका, सर फिर ये आया क्यों? इसलिए कि आईजीसीएसई में आएगा। आईजीसीएसई के अंदर सर्विस बिजनेस के सवाल आते थे, उन्होंने बाद उठा के फिर इसको ओ लेवल में कन्वर्ट किया या ओ लेवल में डाल दिया। और इस लिहाज से आपको इन क्वेश्चंस को जो है वो टेकअप जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है बात? तो सबसे पहले इसमें एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। पहला एक्सपेंस हमारा कौन सा आता है? जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, तो जनरल एक्सपेंसेस को हम देख लेते हैं। कितने के दिए हुए जी? 26,500। लेट्स चेक आउट, इसके नीचे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी हुई जनरल एक्सपेंसेस के बारे में? दी हुई है। जनरल एक्सपेंसेस यहाँ एक रूट भी है 1300, क्या मतलब है रूट का? माइनस नहीं करेंगे। रूट का क्या मतलब है जी? अनपेड। एक रूट का मतलब है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है दे आर स्टिल पेबल, येट टू बी पेड। तो जनरल एक्सपेंसेस 1300 हम इसमें क्या कर देंगे? जनरल एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। जो पेड इन एडवांस होते हैं वो माइनस करते हैं, क्योंकि वो प्री पेड होते हैं। 1300 है आपका। और जनरल एक्सपेंसेस आपको कितने के दिए हुए? 26,500 के। यहाँ पे मैं लिख लूंगा जी 26,500 प्लस 1300 जी, कितना आ जाएगा जी? 27,800 आपके आ जाएंगे जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम। जनरल एक्सपेंसेस के बाद रेट्स हैं आपके 38,200 के, उनको देखते हैं उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। रेंट एंड रेट्स इकट्ठा ही होता है। तो रेंट का मतलब होता है कि रेंट जो आप पे कर रहे हैं, और रेट जिस हिसाब से पे कर रहे हैं उसे रेट्स का नाम दिया जाता है। तो रेंट एंड रेट्स हमें 38,200 के दिए हुए। देखते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कोई दी हो नीचे। दी हुई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओह, हमसे गलती हो गई। अयान तो ठीक कह रहा था, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ 1300 हैव बीन पेड इन एडवांस। तो वो माइनस ही करना था अयान, यू आर राइट। वो माइनस ही करना था, एक्रूड नहीं है वो, मैं एक्रूड बोल गया हूँ, वो तो प्री पेड है। तो वो माइनस करने हैं 1300। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ 1300 हैव बीन पेड इन एडवांस। तो वो रेट्स 3400 के ओइंग है। 1300 जो एडवांस में आपने प्री पेड किए हैं वो आपको माइनस कर रहे हैं। सॉरी, तो गौर से देखा नहीं, तो ये नहीं हो जाता है, मिस कर दिया मैं। तो 26,500 माइनस 1300 जी,
25,200 आपके आ जाएंगे जनरल एक्सपेंस। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट देम टू बी accrued, they are not accrued. I spoke those words also कि maybe they were accrued, but 1,300 of the general expenses have been paid in advance. तो ये प्रीपेड थे। प्रीपेड का मतलब है कि इस साल का एक्सपेंस नहीं है। 1,300 मैंने माइनस कर दिए। अब आगे बारी रेट्स की। रेट्स आपको दिए हुए कैन रेट्स ऑफ 3,400 वर ओइंग, ये accrued है, ये ओइंग है, पेबल है, और रेट्स वैसे ही आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस में आपको ऐड करने पड़ेंगे, यानी 38,200 में आप ऐड कर देंगे, कितना है 3,400, करें जरा जी। जी ये आपका आ जाएगा जी 41,600। तो रेट्स आपके आ गए 41,600। नेक्स्ट देखते हैं रेट्स के बाद इंश्योरेंस है आपकी, वो लिख लेते हैं हम। इंश्योरेंस आपको दी हुई है और इंश्योरेंस में एक्सपेंसेस हम देखते हैं कितने हैं। इंश्योरेंस आपको दी हुई है 12,400 की, और इंश्योरेंस के बारे में नीचे देखिए, यस गिवन है, कहते हैं इंश्योरेंस includes 1,800 paid for the 15-month period ending 30th November। बेटा हमारा साल जो है वो कब खत्म हो रहा है, 31 अगस्त, जबकि हमने जो इंश्योरेंस पे की है वो 15 महीनों की है, और वो कब खत्म हो रही है 30 नवंबर को। इसका मतलब अगस्त के बाद कितने महीने और होंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इनमें से 3 महीने की जो इंश्योरेंस है वो क्या हो गई, वो प्रीपेड है, तो आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो 1,800 को आप डिवाइड करेंगे 15 से, राइट, क्योंकि है ये 15 महीनों की, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपका वो प्रीपेड आ जाएगी अमाउंट। इसकी निकाल लेता हूं मैं, 1,800 मल्टीप्लाई बाय 3/15 कितनी आ जाएगी, 360। अब बच्चों ने गलती क्या की, जरा गौर कीजिएगा, बच्चों ने 360 माइनस कर दिया कितने से, 1,800 में से, उसमें से नहीं करना। जो इंश्योरेंस आपने पे की हुई है, जो एक्सपेंस फिगर है उसमें से करनी है आपने। ये इंश्योरेंस है 12,400 की, इसमें वो 1,800 शामिल है, जिसमें से 360 प्रीपेड। 1,800 में से वो 12,400 में से 3/15, यानी 1,800 का 3/15, 360 माइनस कर देंगे तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका आ जाएगा कितना, 12,040। आपका ये इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम। नेक्स्ट इंश्योरेंस के बाद रिपेयर्स हैं 32,000 की, मेरा ख्याल है उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो हम एज इट इज लिख लेंगे, रिपेयर्स 32,000। ठीक है जी बात। तो जनरल एक्सपेंसेस का भी हो गया, रिपेयर का भी, इंश्योरेंस भी कर लिया। अच्छा एक चीज आ गई, कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ 9,000 टू न्यू फिटिंग्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन रिपेयर। गलती से आपने फिटिंग खरीदी थी, यानी फिटिंग एज ए नॉन करंट एसेट आपने परचेज किया था 9,000 का, लेकिन आपने अमाउंट किस में ऐड कर दी हुई है, रिपेयर में। तो आपको रिपेयर में से अमाउंट क्या करनी पड़ेगी बेटा, माइनस करनी पड़ेगी, और फिटिंग में ऐड कर देंगे 9,000, माइनस करके आप लिखेंगे 32,000 में से। जी बताइए कितना आता है जी। जी 23,000, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं जी, डेप्रिसिएशन है, प्रीमिसेस पे है बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन कॉस्ट ओवर ए 58 लाइफ, और फिटिंग पे है 20% बाय रिड्यूसिंग बैलेंस। तो प्रीमिसेस पे है जी ऑन कॉस्ट, देखिए कैसे निकालूंगा मैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू इसकी 0 है, 4,18,000 डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे, 50 यूजफुल लाइफ है, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगी। रेट इज नॉट गिवन, प्रीमिसेस पे कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना है, बट रेट इज नॉट गिवन। व्हेन रेट इज नॉट गिवन एंड यूजफुल लाइफ इज गिवन, देन we use the formula, original cost minus scrap value divided by useful life। original cost 418,000 है, useful scrap value 0 है, useful life 50 है जी, 8360। ठीक है जी, ये आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन 8360 की, क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस है 8360। जी 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 है पार्टनरशिप।
फिर डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स आ जाएगा मोदिस सर। डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स, फिटिंग्स में डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है जी? अगर आप देखें तो फिटिंग्स दी हुई 90,000 की, और उस पर डेप्रिसिएशन अब तक कितनी हुई है? 71,000। तो वो कहता है कि फिटिंग्स पे आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हम पहले ज़रा 90,000 में से 71,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, जो आएगा उस पर निकालेंगे। मैं करता हूँ यहाँ पे 90,000 माइनस 71,000, जो आएगा उस पर निकालेंगे कितने परसेंट? 20%। देखें क्या आता है जी? 19,000। 19,000। और नहीं भाई, 20% निकालना है। अच्छा, उसके ऊपर 20% नहीं लगाया था, वो माइनस करके सर। 3800 आपकी आएगी डेप्रिसिएशन, ठीक है? 3800 इज गोइंग टू बी द डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो हम देखते हैं, अब हमने क्या क्या लिख लिया जी? रेंट रिसीव इनकम में लिख लिया, जनरल एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर लिए, रेट्स भी, इंश्योरेंस भी, रिपेयर भी, डेप्रिसिएशन भी ले लिए, प्रीमिसेस पर भी और फिटिंग पर भी। जो आपका एडिशन इंफॉर्मेशन में डाटा था इसको भी काउंट फॉर कर लिए। ये प्रीपेड था, करंट एसेट में भी आएगा। जो ओइंग है वो करंट लायबिलिटी में भी आएगा। ये भी 1800 प्रीपेड हमने एडजस्ट कर लिया। ओ, फिटिंग में आपने 9000 ऐड करके डेप्रिसिएशन निकाल ली है ना? क्योंकि देखें, रिपेयर आपने लिख दिया था ना गलती से, रिपेयर में से माइनस किए यार, और 9000 फिटिंग में ऐड करके फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। प्रीमिसेस पे 50 ईयर लाइफ से की है, उस पर 20% के हिसाब से आपको निकाल देंगे। तो क्या करेंगे? 90,000 माइनस 7100 निकाल लें खुद ही। अब इसका पहले 9000 ऐड करें, 90,000 में 9000 ऐड करें, फिर 71,000 माइनस करें, और फिर निकालें डेप्रिसिएशन कितनी आती है। 9000 माइनस 71,000 और इसका 20%। क्योंकि 9000 रिपेयर में माइनस किया था ना आपने, फिटिंग में ऐड करके फिर डेप्रिसिएशन निकाला। इट इज अ पार्ट ऑफ फिटिंग्स, नॉट ए पार्ट ऑफ रिपेयर जी। 19 में 9 ऐड कर लेंगे ना, 27,000 आ जाएगा। 27,000 का 20% ले लेंगे आप, कितना आ जाएगा? 5400, ठीक है? हाँ हाँ, 9,028 बनता है मेरा। 28, हाँ 28,000 जी। 28,000 का 20% कितना आ जाएगा? 5600, ठीक है? टोटल कर लें एक्सपेंसेस का, इसमें से माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा आंसर आपका। एक्सपेंसेस का पहले टोटल कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं हसन, ये सर्विस बिजनेस का सवाल जो है, ये दूसरे ट्रेडिंग बिजनेस से मुकाबले में ज्यादा आसान है, मुश्किल है? आसान है, क्योंकि आपको सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेज वगैरह ये सब नहीं डील करना पड़ा, सीधा 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 है ये। एब्सोल्युटली राइट। टोटल बताएं जी एक्सपेंसेस का कितना आता है? 125,800, 115,800 जी, माइनस कर दें। 38,100 ये आपका आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। 38,100 इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। यार जाने तो क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? 38,100 हमारा आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक मिनट में निकालता हूँ। तो
नहीं नहीं हुसैन भाई समझ आ रही है ना आपको? नहीं पढ़ रहा हूँ। हुसैन किधर हो? तो ठीक था आगे। अच्छा जी, आगे आपने बनाना है जी कैपिटल अकाउंट शोइंग द बैलेंस ब्रॉट डाउन एट 1 सितंबर। कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाना भी आज सीखते हैं। कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, विच इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, आसान है, लेकिन मैं बनाना सिखाऊंगा। देखिए बैलेंस शीट पे जब हम कैपिटल लिखते हैं तो उस्मान कैपिटल हम कैसे लिखते हैं बैलेंस शीट में? फाइनेंस बाय में इक्विटी सेक्शन में क्या करते हैं, क्या लिखते हैं पहले कैपिटल, फिर उसमें क्या करते हैं ऐड हैं। ये ड्राइंग्स मेरे कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट हाँ, और फिर माइनस से करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है लेकिन टी अकाउंट की फॉर्म, चीजें तो वही होनी है ना उसके अंदर भी, बस ये वैसे ही इस तरह पूछता है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आएगा, वही जो कैपिटल आपने निकालना दिया है क्वेश्चन के अंदर, ड्रॉ डाउन आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, जिसे आप कैपिटल कहते हैं। ड्रॉ डाउन पे पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो इट इज अवेलेबल कैपिटल का ड्रॉ डाउन। छोटा छोटा नहीं, सवाल छोटा ही आता है। हाँ, इस तरह जो है ना पार्टीशन में देता है, स्मॉल क्वेश्चन ही आते हैं। कैपिटल दिया है 4 लाख, इसमें क्या ऐड कर देंगे हम बेटा, इसी साइड पे क्या लिख देंगे हम, प्रॉफिट। इस साइड पे आ जाए कितना है, 38,100, टोटल कितना है? 4 लाख दिया हुआ क्वेश्चन में। और ड्राइंग्स आपकी आ जाएंगी डेबिट साइड पे, वो कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ कैपिटल देखो 4 लाख का, ड्राइंग्स कितनी दी हुई है आपको 18,500, तो वो आपकी डेबिट साइड पे आ जाएंगी, वो माइनस कर देंगे आप, करें तो कैरी डाउन आपका आ जाएगा, कैपिटल का एंडिंग बैलेंस आ जाएगा, और हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। ये हो जाएगा 438,100, 438,100, और कैरी डाउन कितना आएगा बताएंगे? 419 जी 419,600, ये आपका कैरी डाउन आ जाएगा, और नीचे ब्रॉड डाउन लिखना भी जरूरी है बेटा, वरना नंबर कट जाएंगे। तो आपका कैपिटल जो है वो साल के एंड में 419,600 अभी भी अवेलेबल है या पड़ा हुआ है कैपिटल का एंडिंग बैलेंस, ठीक है जी। सर एक बात पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, सर ये ब्रोडर लिखा है, इसके आगे वो बैलेंस ब्रोडर लिखना लाजमी। आगे वाला ये वाला देखिए इसके आगे बैलेंस के मतलब जो ब्रोडर लिखा है। पूरा बैलेंस, हाँ होगा हाँ आगे। लिखना होता है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि BAL डॉट, ये कर सकते हैं, क्योंकि BL डॉट का मतलब बैलेंस है, तो फिर वो हो जाएगा, खाली ब्रॉड डाउन से काम नहीं चलेगा, ये बात ठीक है। और डेट भी लिखना है इसका। डेट की नहीं जरूरत, नहीं डेट की जरूरत नहीं, मैं डेट उसने अगर हम देखेंगे अपनी अकाउंट में देखते हैं वहां पर बनाई डेट दी होगी, या बताइए होगी। हाँ, डेट कॉलम बना हुआ है, तो डेट यही आ जाएगी जो लिखी हुई है। 81। हाँ, 31 अगस्त की बस, और 1 सितंबर को वो ओपनिंग डन कर देंगे। हाँ, 3 नंबर से लिखा है। आगे कहता है निका प्लान्स टू बाय सम प्रॉपर्टी टू रेंट आउट, शी विल नीड एडिशनल कैपिटल फॉर दिस, शी हैज सेविंग अर्निंग्स 3% per annum which she could use for the additional capital. Alternatively, she could invite Janus, a builder, to provide the capital and join her to form a partnership. Advise Anika on her plans and whether she would provide her own additional capital or form a partnership with Janus. Justify your answer. Right? उसे पार्टनरशिप में जाना चाहिए या अपना कैपिटल निकालना चाहिए? पहले तो बात ये कि if he is going to invest his own capital, his earnings on his savings 3% will reduce. So his income which is coming, extra income, which was coming from the saving account at the rate of 3% won't be available. Secondly, उसका कैपिटल जो है जब वो लगाएगा बिजनेस में तो क्या हो जाएगा, स्टेक हो जाएगा सर, राइट। अगर वो पार्टनरशिप में जाता है तो जनस का कैपिटल बिजनेस में लगाया जाएगा, जिसकी वजह से ही विल बिकम द प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर, तो फिर प्रॉफिट आपको शेयर करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट शेयर करेंगे तो रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो शेयर होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो देयर कैन बी कंफ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, The decision फिर न्यू आइडियाज विल कम इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ जेनस, ठीक है जी। और डेथ ऑफ ए पार्टनर की वजह से, किसी दूसरे पार्टनर की वजह से आपका बिजनेस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जबकि सोल ट्रेडर में डिसीजन मेकिंग सारी आपकी अपनी होती है, दोनों बंदे आ जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, मुश्किल होगी, ठीक है जी। और सीक्रेसी भी आपकी थोड़ी सी
वो भी चौका हो चुके, अब आप वो भी उसको भी पता चलेगा सारा चीजों का, बिजनेस का कि क्या हो रहा है कारोबार में, क्या नहीं हो रहा, तो वो भी क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। I get to explain to Anika the difference between capital expenditure and revenue expenditure. Why is the difference between the two important when preparing the financial statement? चलो बताएं, ये तो आपको पता होना चाहिए। हसन साहब बताएं, आंसर दें इस बात का। ये जो रेवल्यूशन होता है वो उल्टा हो गया जनाब। वो बैलेंस शीट में नहीं आता और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहली तो बात है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क वो कह रहा है, वो बता देते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ ए नॉन करंट एसेट और ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। वन टाइम एक्सपेंडिचर जो होता है बिजनेस को एक्सटेंशन देने के लिए, बढ़ाने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, और डे टू डे एक्सपेंसेस जो है वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। all things which of revenue nature comes in the income statement, and all things which are of capital nature comes in the balance sheet. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे और इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे बैलेंस शीट में आते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उसके हिसाब से ही आप फिर अपनी चीजों को मैनेज कर पाते हैं। तो ये सवाल आपने, नहीं ये सवाल नहीं आपने कर लिया, ये सर बस काफी है आज के लिए, ठीक है। अच्छा जी जी हुसैन भाई, ये सवाल घर में करना है आपने, ये जरा बता दो बस। ये मई जून 22 किसका सवाल घर में करना है, लिखने मई जून 22 21। ठीक है जी, मई जून 22 21 का क्वेश्चन आपने घर में करना है, और इंशाल्लाह ताला फिर हम इससे आगे थोड़े मोर वी विल गो फॉर सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वी विल सॉल्व दोस डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को हम इस वीक में कंप्लीट भी कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।